हेलो हाय फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं इंटर का इस बार बोर्ड रहेगा और आपके लिए ये समय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन हो गया है, इसलिए प्रयास ये है कि आपके लिए एक एक लेसन डेली हम वीडियो बनाएं और उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आज कक्षा 12 में फर्स्ट लेसन है राष्ट्र का स्वरूप। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। इन्होंने संस्कृति के ऊपर, इतिहास के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं। इन्हीं निबंध श्रृंखला में राष्ट्र का स्वरूप लिख रहे हैं कि हमारे राष्ट्र का स्वरूप कैसा हो। तो उसमें से 20-20 से सूक्तियों जो रेखांकित अंश की व्याख्या आती है, उसी की आज हम व्याख्या करने जा रहे हैं। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना होती है जो किसी भी देश के लिए एकता के सूत्र में बांधने के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रवाद के कारण ही फ्रांस की राजक्रांति या 18वीं सदी की क्रांति या गुलाम भारत से आज हम जो आजाद भारत में हैं, वो सब किसकी बदौलत? राष्ट्रवाद की बदौलत। तो राष्ट्रीयता की जड़ें अर्थात ये जो हम देश प्रेम की भावना जिसे कहते हैं, जितनी पृथ्वी से अर्थात इस धरती से, हमारे धरती से प्रेम में जितनी ज्यादा, क्योंकि ये हमारी धरती है, हमने इसमें जन्म लिया है, यहाँ अन्न खाया है, यही हम बड़े हुए हैं, यही पले हैं, यही बढ़े हैं। अगर इसमें कोई आंच आती है तो हम अपना जान तक न्यौछावर कर देंगे, लेकिन आन मान शान से अपने देश की रक्षा करेंगे। जितना ज्यादा पृथ्वी में, मतलब देश प्रेम की भावना जितना ज्यादा पृथ्वी से लगाव होगी, इस वसुंधरा से जितना ज्यादा हम लगाव करेंगे, उतने ही ज्यादा राष्ट्रीय भाव अपने आप आते चले जाते हैं। जितना हम सोचेंगे हमने इस धरती पे जन्म लिया है तो हम इसकी सेवा करेंगे, हम इसकी रक्षा करेंगे, उतना ही ज्यादा देश प्रेम पल्लवित होगा, पुष्पित होगा। अर्थात इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ये कहना चाहते हैं कि अगर देश प्रेम को मजबूत बनाए रखना है तो हमें पृथ्वी से अपनी माँ के समान लगाव रखना होगा कि हमने यहाँ का अन्न खाया, यहाँ का पानी पिया, तो इसकी रक्षा भी हम ही करेंगे। तब जाके देश प्रेम की भावना पल्लवित होगी, हमारा देश और भी सफलता के शिखर में पहुंचता चला जाएगा। आज हम लोग चंद्रयान पे पहुंचे हैं, हो सकता है कि कल हमारी आने वाली पीढ़ी सूर्य तक पहुंच जाए। यही हमारी कल्पना है और यही हमारी आशा भी है। दूसरी पंक्ति है, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि जिस तरह हम अपने माता के प्रति संकल्पित रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसी तरह जब तक हम इस धरती माता के लिए अपनी माता के समान आदर, प्यार, सम्मान नहीं रखेंगे, इस भावना का जब तक विकास नहीं होगा कि ये वसुधा हमारी माँ के समान है और मैं इसका पुत्र हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पैदा हुआ हूँ और यहाँ पे जन्म लिया हूँ, तो ये मैं इसका ऋणी हूँ और अपने सांस, आखिरी सांस तक मैं इसकी रक्षा करूंगा। जब तक यह भाव नहीं उत्पन्न होगा यहाँ के निवासियों में, तब तक राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रवाद की भावना का विकास नहीं होगा। इसलिए अगर हम अपने राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, तो यहाँ के प्रत्येक नागरिक में इस राष्ट्र के लिए एक माता के समान आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, और जैसे एक पुत्र अपनी माँ की सेवा करता है, उसी तरह इस वसुंधरा की सेवा करने का भाव प्रत्येक नागरिक में होना चाहिए। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक हम अपनी वसुधा के प्रति अपनी माँ के समान इज्जत, प्रेम की भावना विकसित नहीं करेंगे, तब तक हमारे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। तीसरी पंक्ति में, यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। जब यह भाव, ये भावना हमारे में आ जाती है कि ये वसुधा नहीं है, हमारी माँ है और हम इसके पुत्र हैं, हम कृत संकल्पित हैं इसकी रक्षा के लिए, इसके आन मान शान के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे। जब तक ये भावना नहीं आएगा, तब तक हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे और राष्ट्र का हमारे विकास नहीं होगा, राष्ट्र का स्वरूप नहीं निर्धारित होगा। अर्थात यह भावना आना ही वसुधा और लोगों के बीच में एक बांध स्थापित कर देती है। माँ का बच्चे से कितना मजबूत बॉन्डिंग होती है, कितना मजबूत रिश्ता होता है। जब तक इस तरह के रिश्ते का विकास नहीं होगा मन में,
तब तक हमारे राष्ट्र का स्वरूप कहीं भी निर्धारित नहीं होगा। अगर हमें अपने राष्ट्र को मजबूत करना है, राष्ट्र की एकता को मजबूत करना है, तो हमें भारत भूमि को अपनी माँ के समान समझना होगा और उसकी रक्षा के लिए कृत संकल्प होना होगा। ये संदेश किसका है? वासुदेवा शरण अग्रवाल का। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। जिस तरह माँ अपने सभी पुत्रों को, अगर उसके 5 पुत्र हैं तो वो 5 पुत्रों को बराबर बराबर प्यार करती है और सम्मान करती है, उसी तरह भारत देश में कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई गरीब, कोई अमीर, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई, कोई भी बिना धर्म के भेदभाव रहित हमारा राष्ट्र सभी नागरिकों को समान भाव से चाहता है। और फिर हमारे संविधान में भी सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए हैं, समान सुविधाएं दी गई हैं। तो माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पे बसने वाले जन बराबर हैं। जिस प्रकार माता अपने सभी बच्चों को एक प्यार से, एक आंख से देखती है, उसी तरह इस राष्ट्र में रहने वाले सभी धर्म के लोग, चाहे वो अमीर हों चाहे गरीब हों, राष्ट्र एक नजर से देखता है और संविधान में भी इसकी व्यवस्था की गई है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। जैसे शरीर में मस्तिष्क को राजा माना गया है, मस्तिष्क जिस तरह दिशा निर्देश देता है हम वही कार्य करने लगते हैं। उसी तरह संस्कृति भी हमारे लिए, राष्ट्र में बिना संस्कृति के कल्पना भी नहीं की जा सकती। संस्कृति भारतीय संस्कृति ही है जो भारत को आज सदियों तक विश्व पटल पे चमकते हुए सितारे की तरह चमका रही है। भारतीय संस्कृति में आज ही देख लीजिए, कोरोना महामारी है, लेकिन भारत ने अपने योग के माध्यम से पूरे में विश्व में अपना विजय का पताका लहराया है। और आबादी के हिसाब से हमारे यहाँ वो चीज नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है कि हाय हाय मची है। अमेरिका में तो कंधे देने के लिए नहीं है। इसीलिए हमारी संस्कृति, हमारी योग, हमारे धर्म, हमारे दर्शन, इन सब से खींचे लोग विश्व के लोग चले आ रहे हैं। तो बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है, अर्थात जो हमारे आचार विचार, व्यवहार, धर्म, दर्शन ये सब है, इनकी बिना कल्पना के राष्ट्र का स्वरूप बन ही नहीं सकता। इसलिए किसी राष्ट्र का स्वरूप बनाना है तो हमें संस्कृति का निर्माण करना होगा, एक उच्च संस्कृति की। हमारे यहाँ संस्कृति बनाने की जरूरत नहीं है। जो संस्कृति सदियों से चली आ रही है, अगर उसकी ही रक्षा राष्ट्र के नागरिक कर ले तो हम आज भी विश्व पटल पे चमकते रहेंगे। जीवन के बिटक का पुष्प संस्कृति है। जैसे एक वृक्ष होता है, वृक्ष फलता है, फूलता है, उसकी पत्तियां आती हैं, शाखाएं आती हैं, सब कुछ आती है, लेकिन बिना पुष्प के वृक्ष बेकार होता है, बिना फल के वृक्ष बेकार होता है। उसी तरह हमारा जीवन, जब तक हम किसी संस्कृति का आचरण नहीं करते, अपने जीवन में संस्कृति को ढालते नहीं है, पूरा जीवन बेकार है। इसलिए हमारे नागरिकों को क्या करना चाहिए? अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए नतमस्तक रहना चाहिए। उसी संस्कृति के अनुरूप ही हमें अपनी वेशभूषा, धर्म सब कुछ अपनाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी संस्कृति से चलेंगे ना, तो जैसे हमारे प्राचीन में ऋषि मुनि आज तक सदियों तक अपनी संस्कृति का परिपालन करते चले आ रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ की संस्कृति भोग की नहीं है, हमारे यहाँ की संस्कृति क्या है? त्याग की। तेन त्यक्तेन भुंजी था। इसी के क्रम के फलस्वरूप हमारे यहाँ जीवन में चार आश्रमों में निर्धारित किया गया था। सबसे पहले विद्यार्थी जीवन में, फिर सांसारिक जीवन, फिर हम गृहस्थ, फिर वैराग। हमारे यहाँ जो संस्कृति है ना, वो समन्वय पे आधारित है। इसलिए जीवन के बिटक का पुष्प संस्कृति है। जैसे वृक्ष बिना पुष्प के बेकार होता है, वैसे जीवन भी क्या है? संस्कृति के बिना बेकार है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। जो हम सीखते हैं, जैसा हम ज्ञान अर्जित करते हैं, वैसे ही कर्म के अनुसार उसका हम प्रकाशित करते हैं, कर्म में उसको अपने ढालते हैं। जैसे हमने चित्रकला का ज्ञान लिया तो उसे हम चित्रकला के माध्यम से कर्म में उसको अपनाने का प्रयास करेंगे। यही चित्रकला, संगीत कला आदि कलाएं जो है वो ज्ञान के
माध्यम से ही जब हम लोग प्रकाशित करते हैं तो उसका नाम क्या दे दिया जाता है? संस्कृति। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। हमारे यहाँ संस्कृति का मेन गुण है कि हम लोग हमारे यहाँ जितने दर्शन हैं सबने त्याग की महिमा को अपनाया है। जैसे सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी संस्कृति में कहा गया है कि सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब खुशहाल हो, जो दुख हो विश्व के हिस्से का वो हमारे यहाँ है। तो हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों को अपनाया गया, 4 आश्रमों को अपनाया गया। ये नहीं कि सीधे हम लोग साधु हो जाते हैं, हम लोग 3 आश्रम को पार करते हुए तब जाके सन्यासी बनते हैं। और हमारे यहाँ तेन त्यागतेन भुंजिता अर्थात त्याग को महत्ता प्रदान किया। जितने दर्शन है, चारवाक दर्शन को हम लोग नहीं मानते, क्योंकि वो क्या कहता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात जब तक जियो तब तक वो घी खा के चाहे कर्ज लेकर जियो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ समन्वय युक्त, जिसमें धर्म भी हो, अर्थ भी हो, काम भी हो, तब जाकर हम मोक्ष की आशा करते हैं, सीधे मोक्ष की आशा नहीं करते। इसलिए समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अगर हम समन्वय युक्त जीवन जीते हैं तब ही जाके हमारा राष्ट्र क्या होगा? सुखी और संपन्न होगा। अगर हम सोचें कि सीधे हम मोक्ष प्राप्त कर लें तो क्या होगा? सारे लोग सन्यासी हो जाएंगे और राष्ट्र कहाँ से हमारा विकसित होगा? हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थों को लेकर चला गया है, तब जाके राष्ट्र का निर्माण हुआ है। बड़े बड़े योगी, सन्यासी बड़े बड़े समन्वय युक्त जीवन जीने का संदेश देते हैं। गीता में कर्म की महत्ता कैसे कही गई? कर्माण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब कर्म पे आप जीना सीखिए, भाग छोड़ दीजिए। आप पहले कर्म तो करिए, क्या मिलेगा क्या नहीं ऐसा ना सोचिए, उस पे अपने जीवन को आश्रित मत करिए, पहले कर्म करिए। तो हमारे यहाँ हमारी संस्कृति क्या कहती है? समन्वय युक्त जीवन जीने का प्रयास करिए। जब समन्वय युक्त जीवन हर प्राणी, हमारे देश का हर नागरिक जिएगा तो हमारा राष्ट्र अपने आप सुख और समृद्धि के मार्ग पे चला जाएगा। आज जो हम चंद्रयान पे पहुंचे हैं वो हम सूर्य पे भी पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे इस कोरोना महामारी में नरेंद्र जी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, हमारा नेतृत्व करता हमारा नेता अगर ऐसा रहा तो हम लोग अपने आप राष्ट्र के विकास में सहयोगी बनेंगे। ऐसे वीडियो फिर से हम ये रिवीजन कर दे रहे हैं। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी से जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। अगर हम चाहते हैं देश प्रेम प्रत्येक व्यक्ति में निवास करे तो हमारे अंदर अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार जगाना होगा, तब जाके देश प्रेम की भावना अपने आप जागृत हो जाएगी। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, अर्थात जिस प्रकार हम अपने माता के प्रति आदर सम्मान का भाव रखते हैं, अगर हम जन्मभूमि के प्रति भी आदर भाव रखेंगे तब जाके अपने आप राष्ट्र का स्वरूप बन जाएगा और हम उसके लिए कृत संकल्पित होंगे। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। अगर हम भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, इसको अपने जीवन में उतार लेंगे तो राष्ट्र और जनता के बीच एक अटूट बंधन बन जाएगा और कभी भी वहां देश प्रेम का खतरा नहीं उत्पन्न होगा। जैसे अब कश्मीर में ही देख लीजिए, खाते यहाँ के थे, बजाते कहीं और का था और के थे। तो अगर ऐसी भावना उनके अंदर आ जाए तो हमारा जो अटूट बंधन है वो बना रह जाए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। जिस प्रकार माता के 5 पुत्र होते हैं तो वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती, उसी तरह राष्ट्र में सभी नागरिक समान होते हैं, चाहे वो किसी धर्म को हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, समान अधिकार देती है। हमारे संविधान में भी सभी को समान अधिकार दिया गया है। बिना संस्कृति की जन की कल्पना कबंध मात्र है, संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। जैसे शरीर में मस्तिष्क का सबसे ऊंचा स्थान होता है, उसी तरह किसी राष्ट्र के स्वरूप को निर्धारित करने में संस्कृति का सबसे ऊंचा स्थान होता है। जैसी संस्कृति होगी वैसे ही उस देश का आचार विचार पहनावा सब होगा। हम भारतीय संस्कृति के भारत के वासी हैं, हमारी संस्कृति क्या है? मस्तिष्क है। जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। जिस तरह वृक्ष बिना पुष्प के बेकार होता है, उसी तरह जीवन किसी भी संस्कृति के बिना बेकार है। हम क्या हो जाएंगे? जानवर हो जाएंगे अगर हम किसी संस्कृति का अनुसरण नहीं करते, संस्कृति के हिसाब से नहीं चलते।
सभ्यता का क्या परिचायक है? संस्कृति। हमारी संस्कृति बता देती है कि हम किस सभ्यता के हैं। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। जैसा हम ज्ञान के माध्यम से अर्जित करते हैं और कर्म के माध्यम से प्रकाशित करते हैं, वही दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? संस्कृति का। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। अगर हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों को साथ लेकर चलते हैं और समन्वय युक्त जीवन जीते हैं तो अपने आप राष्ट्र हमारा नित्य प्रतिदिन सफलता के शिखर पर चढ़ता चला जाएगा। बच्चों, हम डेली एक लेसन एक्सप्लेन करेंगे। आप वीडियो में जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए जो मेहनत हम कर रहे हैं वो आपके पास एक एक वीडियो पहुंचती रहे। धन्यवाद।